डियर रेजिडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत सेंट्रल प्लेन या मध्यवर्ती मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व के वीडियो में आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम लोग इसी सीरीज के अंतर्गत भारत के मध्यवर्ती मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का मध्यवर्ती मैदान, जिसे पंजाब मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से हम जानते हैं, भूगर्भिक दृष्टि से एक फोर्डिक संरचना है, गर्द संरचना है। और यदि हम इसे भौतिक दृष्टि से देखें तो यह उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच एक सैंडविच संरचना के रूप में समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। इस मैदानी भाग की औसत ऊंचाई 50 से 150 मीटर है। डेल्टाई भाग में इसकी औसत ऊंचाई 50 मीटर से कम है। फुटहिल क्षेत्र में यानी हिमालय के दक्षिणी भाग में पर्वतपाद क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 300 मीटर तक है। यह मैदानी क्षेत्र भारत में 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिसकी औसत गहराई या मोटाई 2000 से 3000 मीटर है। भौगोलिक दृष्टि से 165 मीटर कंटूर या समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है, यानी इसके उत्तर में, इसके दक्षिण में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विस्तार पाया जाता है। आइए हम मानचित्र से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये भारत का एक स्केच मैप है, जिसमें इस हरे रंग के द्वारा भारत के मैदानी क्षेत्र को दिखाया गया है और इससे हम भारत के मैदानी क्षेत्र के विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। यह मैदानी प्रदेश दो भागों में बटा हुआ है। इस मानचित्र में भारत का अक्षांश और देशांतरीय मानचित्र के आधार पर यहाँ आप देखिए, यहाँ सतलज यमुना का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ अपर गंगा प्लेन, यहाँ मिडिल गंगा प्लेन, यह लोअर गंगा प्लेन और इधर उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र प्लेन का विस्तार दिख रहा है। सामान्य रूप से भारत का यह मध्यवर्ती मैदानी भाग दो भागों में बटा हुआ है। इसके विभाजन की रेखा दिल्ली रिज है, जो इसे पश्चिमी और पूर्वी मैदानी भागों में बांट देता है। सिंधु मैदान की ढाल दक्षिण पश्चिम और दक्षिण की ओर है, जिसे हम पंजाब मैदान के नाम से भी जानते हैं। या इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसे हम पंजाब प्लेन या पंजाब का मैदान के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में है। यह पंजाब का मैदानी क्षेत्र सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों या जलोढ़ के निक्षेप से बना है, इसलिए इसे पंजाब का मैदान कहा जाता है या इंडस प्लेन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह उष्ण और अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो जलोढ़ पाया जाता है उसकी ढाल वही है जो इंडस प्लेन की ढाल है, इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को इंडस प्लेन के अंतर्गत ही रखा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। इस पंजाब के क्षेत्र में क्योंकि यहाँ कई नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब प्रमुख हैं, इसलिए यहाँ दोआब का भी विस्तार हुआ है या विकास हुआ है। दोआब को यदि हम परिभाषित करें तो यह दोआब इज ए टर्म यूज्ड इन साउथ एशिया फॉर द ट्रैक्ट ऑफ लैंड lying between two converging
और कन्फ्लुएंट रिवर्स, यानी जब दो नदियों के मिलने से उसके क्षेत्र में विकसित जलोढ़ क्षेत्र को ही दोआब कहा जाता है। इस तरह से नदी, क्योंकि पंजाब में 5 नदियों का बहाव होता है, इसलिए यहाँ 5 दोआब का भी विकास देखने को मिलता है, जिसमें पहला है विश्व जलंधर दोआब, जो सतलज और ब्यास नदियों के बीच विकसित है। बारी दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच विकसित है। रचना दोआब रावी और चेनाब नदियों के बीच विकसित है। छज दोआब चेनाब और झेलम नदियों के बीच विकसित है, जबकि सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु नदी के बीच विकसित है। आइए अब हम लोग पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार होते हुए आसाम तक है। इसे पुनः 4 उपभागों में बांटा जाता है, जिसे अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन एंड प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ऊपरी गंगा मैदान की औसत ऊंचाई 100 से 200 मीटर है, जो दिल्ली से प्रयागराज तक यानी पूर्व में इलाहाबाद तक विकसित थी या विकसित है। इसके बहाव का ढाल पूरब और दक्षिण पूरब की ओर है। मध्यवर्ती गंगा मैदान की औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। यह इलाहाबाद यानी प्रयागराज से राजमहल तक का क्षेत्र है। लोअर गंगा प्लेन या निम्न गंगा प्लेन का कहे तो औसत ऊंचाई 50 मीटर से कम ही है, और इसका विस्तार राजमहल से डेल्टा क्षेत्र यानी सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र तक है। और ब्रह्मपुत्रा मैदान का विस्तार पूरे आसाम क्षेत्र में है, जिसकी औसत ऊंचाई 50 से 200 मीटर तक है। राजमहल वह स्थान है जहां से गंगा नदी में वितरिका की प्रवृत्ति आरंभ होती है। यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि यहाँ यह दिल्ली रिज है, तो इसके पश्चिम पंजाब प्लेन का विस्तार है, जबकि पूरब की ओर गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान का विस्तार है। यहाँ यदि ये प्रयागराज का क्षेत्र है, तो यहाँ हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक का जो क्षेत्र है, इसे अपर गंगा प्लेन के रूप में जानते हैं। प्रयागराज से लेकर राजमहल तक का क्षेत्र इसे मिडिल गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं, और राजमहल से डेल्टा क्षेत्र का जो भाग है या जो मैदानी विस्तार है, उसे हम निम्न गंगा मैदान के नाम से जानते हैं। और यहाँ उत्तर पूर्वी भारत में आसाम का संपूर्ण क्षेत्र ब्रह्मपुत्रा मैदान के नाम से जाना जाता है, जो इस मानचित्र से भी स्पष्ट है। ब्रह्मपुत्रा क्षेत्र के अंतर्गत तीस्ता नदी तक पूर्व से पश्चिम की तरफ इस मैदान की ढाल है। यह है कि ब्रह्मपुत्रा नदी चूंकि रैंप वैली से होकर गुजरता है, और इसी के द्वारा रैंप वैली से बहने के कारण यहाँ अक्सर बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। इस नदी की ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर या तथा दक्षिण से उत्तर की ओर कई जगहों पर है। ब्रह्मपुत्र की वितरिका में मेघना और यमुना प्रमुख हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा मिलकर सुंदरबन क्षेत्र में एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र माना जाता है। मैदान की धरातलीय विशेषताओं और नदी द्रोणियों के आधार पर ही सिंधु का मैदान और गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान का विभाजन किया गया है। इसमें सिंधु मैदान का विस्तार 3,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का विस्तार 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होने के कारण इसकी कुल विस्तार का क्षेत्र
7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर भारत के इस मैदानी क्षेत्र को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग भावर, तराई, बांगर और खादर के नाम से जानते हैं। भावर वह क्षेत्र है जो शिवालिक के दक्षिण में इसके समानांतर फैला हुआ है। इस मैदानी भाग की औसत ऊंचाई 150 से 200 मीटर है। संरचनात्मक दृष्टि से यह जलोढ़ पंख और गुटिका जड़ित मैदान है। इसकी अत्यधिक संरंध्रता और पारगम्यता के कारण केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता दिखाई पड़ता है और छोटी छोटी नदियां यहाँ धरातल के नीचे भूमिगत हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का विस्तार ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए इस फुटहिल क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियां ही धरातल पर दिखती हैं, शेष नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भावर के ठीक दक्षिण और उसके समानांतर पैरेलल टू भावर, साउथ ऑफ भावर, यहाँ पर नदी फिर से सतह पर रीमर्ज कर जाती है, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में पानी का भी फैलाव है। यहाँ की मिट्टी के कारण, मिट्टी और पानी के विशेष जमाव के कारण घने जंगलों का विस्तार हुआ है। तराई मैदान का विस्तार भावर प्रदेश के दक्षिण में है, जहाँ विलुप्त हुई नदियां पुनः बाहर निकलती हैं। इस मैदान की भी औसत ऊंचाई 150 से 200 मीटर है। दलदली भूमि होने के कारण यहाँ घने जंगलों का विस्तार देखने को मिलता है। बांगड़ मैदान वह क्षेत्र है जहाँ पुराने जलोढ़ का विस्तार देखने को मिलता है। इसे ओल्ड अलुवियम बेल्ट भी कहा जाता है। यह डिवाइड ऑफ वाटरफ्रंट, यानी यहाँ इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं चढ़ता है, क्योंकि यह कंपेरेटिवली अधिक ऊंची भूमि है। ऊपरी गंगा मैदान का क्षेत्र इसका एक सुंदर उदाहरण है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 150 मीटर है। खादर मैदान यह नवीन जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है जो काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष नदियां बाढ़ के कारण जलोढ़ का जमाव करती हैं। The floodplain scenes here, which are formed due to repeated deposition of new alluvium during each flood, is known as Bait in Punjab। कहने का मतलब है कि खादर भूमि नवीन जलोढ़ जमाव का क्षेत्र है, लेकिन पंजाब में ऐसे ही जलोढ़ मैदानी क्षेत्र को जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, नवीन जलोढ़ का विस्तार होता है, निक्षेपण होता है, उसे पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस रेखाचित्र के द्वारा आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि इसे हम हिमालय का दक्षिणी श्रृंखला मान लें, तो इसके ठीक दक्षिण में भावर प्रदेश मैदान का विकास हुआ है, जहाँ कंकरीली मिट्टी या कंकड़ पत्थर का विस्तार सरफेस पर अधिक होने से बड़ी नदियाँ या मुख्य नदी ही धरातल पर दिखती हैं, शेष नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। पुनः ऐसी भूमिगत नदियाँ तराई क्षेत्र में धरातल पर रीमर्ज होती हैं, पुनः धरातल पर दिखती हैं, जिसके कारण यहाँ नदी और मिट्टी के विस्तार से सघन वन का विस्तार होता है। और इसके बाद इसके दक्षिण में बांगर प्रदेश है। बांगर प्रदेश में चूंकि नवीन नहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी का यह क्षेत्र है और तुलनात्मक रूप से खादर से ऊंची भूमि है, फलस्वरूप यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। और खादर वह भूमि क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है जहाँ नदी के किनारे, यानी हम कह सकते हैं नदी की जो प्राकृतिक तटबंध है, नेचुरल लेवीज, इसके दोनों ओर का जो फैला हुआ मैदानी क्षेत्र है जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है, उसे हम खादर भूमि या खादर मैदान के नाम से जानते हैं। जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ अपने बाढ़ के द्वारा नवीन जलोढ़ का निक्षेपण करती रहती हैं, फलस्वरूप यह काफी उपजाऊ भूमि माना जाता है। इस प्रकार क्योंकि भारत में यह मैदानी क्षेत्र काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और यही भारत में मुख्य रूप से कृषि का क्षेत्र भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम मुख्य रूप से, और यहाँ पंजाब का क्षेत्र प्रमुख कृषि क्षेत्र के रूप में भी विकसित हुआ है। क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र हम आपको दिखा रहे हैं जो सुंदरवन डेल्टा
से ली गई हैं। यहाँ यह सुंदरवन डेल्टा का दलदली भूमि दिखाई दे रहा है, जहाँ सुंदरी वृक्ष का यह विस्तार दिखता है। ऐसे ही सुंदरवन क्षेत्र में जहाँ डेल्टा का विकास हुआ है, गंगा नदी कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। आगे के फोटोग्राफ्स में चित्र से यहाँ गंगा नदी की एक वितरिका, यहाँ गंगा नदी की दूसरी वितरिका, वैसे ही कई वितरिकाएं यहाँ देखने को मिलती है। यानी मुख्य नदी कई छोटे छोटे सरिताओं में विभक्त हो जाती है, इसलिए गंगा नदी कई वितरिकाओं में यहाँ बट जाती है। यहाँ एक यह चित्र सुंदरी वृक्ष का है, क्लोज व्यू है, क्लोज व्यू ऑफ सुंदरी ट्री। यहाँ सुंदरी के वृक्ष को आप भली प्रकार देख सकते हैं और उससे उसके बारे में समझ सकते हैं। यहाँ भी एक गंगा नदी की वितरिका को दिखाया गया है, यहाँ भी एक दूसरी अन्य वितरिका को दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा नदी जब सुंदरवन क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो लाई हुई जलोढ़ और डिपोजिशन सेडिमेंट्स लेकर आती है, उसका निक्षेपण वह इस क्षेत्र में करती है। फलस्वरूप यहाँ पर मार्शी लैंड या स्वाम्पी लैंड का विकास हुआ है, जिसके कारण ये नदियाँ अंतिम अवस्था में होने के कारण कटाव तो नहीं करती, बल्कि वहाँ से मुड़कर अन्य रास्तों पर चलना शुरू करती, जिससे इन नदियों का ये मुख्य नदी कई छोटी छोटी सरिताओं में विभक्त हो जाती हैं। ऐसे ही गंगा नदी का यहाँ पर वितरिका विकसित हुआ है। यहाँ पर इस फोटोग्राफ में आप गंगा सागर को देख सकते हैं, जहाँ पर गंगा नदी समुद्र से यानी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। जब आप बंगाल की खाड़ी के निकट गंगा सागर के पास जाएंगे तो आप यह पाएंगे कि यहाँ खाड़ी की तरह, बंगाल की खाड़ी की तरह या अन्य सागरों की तरह ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठती हैं, क्योंकि यहाँ गंगा नदी सागर में मिलती है। इसलिए यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर गंगा नदी और सागर एक शांत रूप में बहती हैं या मिलती हैं। इसलिए यह भारत का एक, हिंदुओं का एक पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। यहाँ पर कुछ गंगा की वितरिकाओं का नाम दिया गया है, जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह उपजाऊ भूमि होने के कारण काफ़ी भारत के लिए कृषि क्षेत्र बनाता है। और इससे अच्छी तरह से इन नदियों को, यदि इन नदियों का प्रबंधन और इन नदियों के जल का प्रबंधन किया जाए तो यह और भी अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। धन्यवाद।